सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में यात्रा प्राधिकरण बनाए जाने के दिए निर्देश, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रतिक्रिया देते हुए देवस्थानम बोर्ड की वकालत। चारधाम यात्रा के लिए वाहनों के ग्रीन कार्ड जारी करने प्रक्रिया तेज, अब तक बने 23,000 ग्रीन कार्ड। सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता पर विशेष ध्यान। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस की जगह रेगुलर पुलिस की व्यवस्था। हाईकोर्ट ने 1 वर्ष के अंदर अन्य राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर रेगुलर पुलिसिंग लागू करने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी के साथ पेयजल की समस्या का निस्तारण। पेयजल संकट से निपटने शासन प्रशासन लगातार अलर्ट। समस्या को लेकर गर्मियों की शुरुआत में ही कंट्रोल रूम स्थापित। रुड़की गंग नहर से मिली मां बेटे का शव। बेटा काफी दिनों से चल रहा था बीमार, मां भी मानसिक रूप से थी तनाव में। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु कश्यप। रुक करते खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड में आने वाले 2 से 3 दिन मौसम ठीक रहेगा, जिसके चलते तापमान में वृद्धि होगी। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह की माने तो उत्तराखंड में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर जनपद में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन प्रदेश के अन्य स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा। 24 और 25 मई के आसपास मौसम में परिवर्तन होगा और राज्य में कई जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। बिल्कुल, देखिए जो चारधाम लोकेशन हमारी वो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में है, तो वहाँ जो भी जा रहे हैं थोड़ा तो ये कि आपको जो है थोड़ा तैयारी से ही जाना चाहिए, चाहे वो बारिश के लिहाज से है या तापमान वहाँ तो बहुत कम है। यहाँ तो आपको लगता है कि बहुत गर्म है, लेकिन वहाँ पहुँचते एकदम जो है तापमान बहुत कम हो जाते हैं और रात्रि में तो विशेषकर बहुत ही कम रहता है। तो उस तैयारी को आपको देख के जाना चाहिए। आपको गर्म कपड़े भी लेके जाने चाहिए और छोटा मोटा जो बारिश से बचने के उपाय है वो भी करने चाहिए। उत्तराखंड में अब निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज होती नजर आ रही है। कांग्रेस विधायक सुमित हरदेश ने राज्य सरकार पर निकाय चुनाव को पूरी तरह टालने के प्रयास करने का आरोप लगाया है। सुमित हरदेश ने कहा कि सरकार न्यायालय को गुमराह करने में भी पीछे नहीं रहती। अब निकाय चुनाव में भी सरकार ने कुछ ऐसा ही किया है। आगामी 4 जून को मतगणना के दिन भाजपा सरकार को झटका लगेगा, लिहाजा इसी डर से निकाय चुनाव को पीछे किया जा रहा है। कोर्ट में जो साक्ष्य और प्रमाण देने चाहिए वो सत्यता पे देने चाहिए। तो सरकार को पहले कहना नहीं चाहिए था कि हम जून में करा देंगे, और हमें तो पता था कि तकनीकी तौर से, क्योंकि आचार संहिता ही जिस दिन शपथ ग्रहण होता है उस दिन हटती है, तो वो तो वैसे ही 6 जून के बाद होगा। तो अब किस सोच के साथ इन्होंने वो शपथ पत्र सम्मानित हाईकोर्ट में दिया, ये गंभीर विषय है कि सरकार कोर्ट को भी गलत अपने शपथ पत्र दे रही है और फिर पब्लिक में आके अलग बात कह रही है। तो मेरे ख्याल से 4 जून को जो झटका लगने वाला है, उस झटके की देरी और उस विलंब से के बाद ही विचार हो पाएगा कि निकाय चुनाव ये कब कराएं। झटका ज्यादा बड़ा लगेगा तो चुनाव और देर में होंगे, और झटका हल्का सा लगेगा तब भी और देर में होंगे, लेकिन झटका लगना इनको तय है, चाहे लोकसभा चुनाव हो या निकाय चुनाव। नैनीताल के स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जहां तहां वाहनों के चालान काटे जाने को लेकर कोतवाली का घेराव किया। भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि नैनीताल नगर में पार्किंग की जगह नहीं है, जिसकी वजह से सामान लेने अपने छोटे बड़े वाहनों से बाजार जाना पड़ता है। खरीदारी के दौरान पुलिस उनके वाहनों का 2500 से लेकर 5000 का चालान काट देती है।
पुलिस उच्चाधिकारियों को पहले भी मामले की जानकारी दे दी गई है। उच्चाधिकारियों ने जल्द ही पार्किंग जोन घोषित कर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया था। 1 माह बीतने के बाद भी समस्या कोई समाधान नहीं हो पाया है। देखिए, पूर्व में भी हम लोगों द्वारा माननीय एसपी सिटी और सीओ सिटी साहब से बात हुई थी और नैनीताल में पार्किंग को लेकर, स्थानीय लोगों की पार्किंग को लेकर जगहों को चिन्हित करने की बात हुई थी। तब हमें आश्वासन दिया गया था कि 2-3 दिन में ये सारा काम हो जाएंगे, लेकिन अभी तक भी इस पर कोई काम नहीं हुआ है। इसके अलावा हो क्या रहा है कि जो लोकल स्थानीय लोग हैं उनकी चालान पे चालान करे जा रहे हैं। घरों के आगे गाड़ियां खड़ी हैं, उनका चालान हो रहा है। माननीय सांसद जी से भी बात हुई, उन्होंने भी आश्वासन दिया था। अब हम चाह रहे थे कि माननीय कप्तान महोदय से हमारी एक बार बात हो जाए और उसके बाद जैसे भी ये समस्या का समाधान हो जाए। केदारनाथ धाम में चोरों का गिरोह तीर्थयात्रियों को लूटने का काम कर रहा है। रात के समय टेंटों और होटलों में सोए तीर्थयात्रियों के कमरों में किसी तरह घुसकर ये लोग फोन के साथ ही सोना चांदी और नकदी पर हाथ साफ कर रहे हैं। मंगलवार देर रात जब चोरों का गिरोह बेस कैंप में चोरी करने गया तो स्थानीय लोगों ने इन्हें पकड़ लिया। इनमें 2 चोर मौके से भागने में सफल रहे, लेकिन एक नाबालिग पकड़ा गया। भगवान के लिए चढ़ाने के लिए चांदी का छत्र लेके आए हैं। यहाँ से 3000 किलोमीटर देवरी से एमपी मध्य प्रदेश। वो भी चोरी होगी। सोने की चला गया। 2 गुड़िया है, सोने के 2 गुड़िया। आप देखिए दोस्तों, हमारे केदारघाटी के लोग कोई चोरी नहीं करते हैं। कुछ गिरोह हमने पकड़ दिया है, कुछ अभी ऊपर है। ये नेपाली जो यहाँ पे वो कर रहे हैं, ये मोबाइल चोरी कर रहे हैं। टिहरी गढ़वाल के नगरपालिका परिषद में उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पैकेजिंग, लेबलिंग, एफएसएसआई पंजीकरण, उद्यम स्थापना और सरकारी विभागीय योजनाओं को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संबोधित करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में स्वयं सहायता समूहों का अहम रोल बताया। महिलाओं ने प्रतिभाग किया है और इसमें विभिन्न जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, पैकेजिंग के या फिर टैक्स से रिलेटेड हो या सर्टिफिकेशन से रिलेटेड हो और उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनको भी आज आमंत्रित किया गया है। और इस पूरे दिन की वर्कशॉप में उद्देश्य ये है कि जो महिलाएं हैं उनकी आय में कैसे वृद्धि हो सके, महिला समूह और बेहतर कैसे अपने कार्य को कर सकें। लोक सूचना आयोग ने दिनेशपुर पंचायत के अधिदासी सरकारी पर 25,000 रुपयों का जुर्माना लगाया है। जुर्माना सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत 1 दिन लेट सूचना देने के जुर्माना लगाया गया है। अधिकारी सरोज गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि ध्रुव कुमार ने नगर पंचायत से बायलॉज की कॉपी की मांग की थी। बायलॉज की कॉपी उपलब्ध कराने में 1 दिन लेट हो गया, जबकि यह सूचना कुछ दिन पहले ध्रुव कुमार ने मांगा था और उन्हें बायलॉज की कॉपी दे दिया गया था। अधिकारी का कहना है कि ध्रुव कुमार प्रतिदिन सूचना अधिकार अधिनियम अंतर्गत से सूचना मांगता रहता है। पता नहीं ये क्या चीज जानना चाहता है, क्या मांगना चाहता है, इसकी मंशा क्या है, ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ। अगर कुमार के खिलाफ अभी तो हम जिस तरह से ये बार-बार हमें सूचना अधिकार मांगता है, इसकी भी हम भी इसके खिलाफ भी हम अपील कर सकते हैं कि शासन को कि हमारे जो सरकारी कार्य होते हैं उनमें बाधा पहुंचाता है और हमारा एक स्टाफ प्रतिदिन इसी की सूचनाओं को देने में लगा रहता है। जैसे कि हमारा ऑफिस का सरकारी समय और एक सरकारी व्यक्ति पूर्ण रूप से इसी में ही लगा, इसी के कार्य पर लगा हुआ है। रुद्रपुर के भदईपुरा स्थित फॉरेंसिक साइंस लैब में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उजाला अकेडमी भवाली उत्तराखंड से पहुंचे अपर जिला जजों को फॉरेंसिक साइंस लैब संयुक्त निदेशक डॉक्टर दयाल शरण ने फॉरेंसिक की बारीकियों को बताया। वहीं वैज्ञानिक अधिकारी हेमंत होलकर ने नार्कोटिक्स, बैलिस्टिक और टॉक्सिकोलॉजी की बारीकियां बताई। एसीएमओ डॉक्टर सुरेश कटारिया ने पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक मेडिको लीगल की महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इंस्पेक्टर संजय जोशी ने घटनास्थल से एविडेंस जुटाने, क्राइम सीन प्रिजर्वेशन, साक्ष्य जुटाने और फॉरेंसिक में इसका क्या महत्व है इसकी जानकारी दी। विशेषज्ञों द्वारा उन्हें बैलिस्टिक, टॉक्सिकोलॉजी, नार्कोटिक्स, डॉक्यूमेंट, साइबर क्राइम आदि तमाम विषयों पर जानकारी दी गई, बारीकियां बताई गई है। इस वर्कशॉप का मोटिव यही है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में किस तरह से फॉरेंसिक का उपयोग किया जाए, क्या इसकी उपयोगिता है और किस तरह से फॉरेंसिक एविडेंसेस के आधार पर माननीय न्यायालयों द्वारा अपराधियों को दंडित कर उन्हें जेल भेजा जा सकता है।
विशेषज्ञों द्वारा उन्हें पहले। उधमसिंह नगर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से 2 लोगों के फांसी लगाकर खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। पहला मामला ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक महिला ने अपने किराए के मकान में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वहीं दूसरा मामला पंतनगर थाना क्षेत्र के नगला का है, जहां युवक ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। हरियाणा से आए, इनके 4 बच्चे हैं और महिला की उम्र करीब 30 वर्ष है। आज सुबह जब 4 बजे बाद सोने उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी ने सुबह छत पर फांसी लगा दी। बॉडी को परिवार द्वारा उतार लिया गया था, पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी को हॉस्पिटल लेकर जाया गया। पंचायतनामा की जो कार्रवाई हो चुकी है और भी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। बद्रीनाथ धाम की यात्रा को सुगम और व्यवस्थित तरीके से संचालन को लेकर पूरा प्रशासन दिन रात जुटा है। यात्रा पड़ाव पर बिजली, पानी, शौचालय सहित तीर्थयात्रियों को अन्य जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। धाम में अब तक 1,58,341 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं लगातार बड़ी संख्या में बद्री धाम पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। अभी केदारनाथ के दर्शन करके आया था और अभी बद्रीनाथ के दर्शन किए मैंने और मुझे बहुत अच्छी व्यवस्था लगी यहाँ पे, बहुत मजा आया मुझे। बहुत सारे खाने की व्यवस्था अच्छी है और यहाँ दर्शन भी अच्छे से करवाए जाते हैं। अभी केदारनाथ के दर्शन करके आया था और अभी बद्रीनाथ के दर्शन किए मैंने और मुझे बहुत अच्छी व्यवस्था लगी यहाँ पे, बहुत मजा आया मुझे। बहुत सारे खाने की व्यवस्था अच्छी है और यहाँ दर्शन भी अच्छे से करवाए जाते हैं। पौड़ी डीएम को आबकारी विभाग की ओर से सूचना के अधिकार का जवाब न देने पर समाज सेवी ने अपील की अर्जी सौंपी है। दरअसल मलेठी स्थित श्री राम एग्रीवेंचर शराब की फैक्ट्री में बीते 12 अप्रैल को बाहर से शराब आने की सूचना मिली थी। शिकायत के बाद निर्वाचन आयोग की एफएसटी टीम मौके पर पहुंची थी। वहीं इस पूरे प्रकरण में शराब की संख्या, ब्रांड और अन्य जानकारी को लेकर समाज सेवी मनीष खुशहाल ने स्वतंत्र से सूचना का अधिकार लगाया, लेकिन विभाग की ओर से प्रश्नवाचक सवालों का आधार बताते हुए जवाब नहीं दिया, जिसके बाद समाज सेवी ने डीएम से मुलाकात कर उन्हें अपील को लेकर अर्जी भी दी। हमें सबसे ज्यादा जो संदेह का मामला लगा वो आबकारी विभाग की तरफ से लगा, क्योंकि उनको हमने सुबह 9 बजे ही सूचना दे दी थी और वो करीब 8 बजे वहां पहुंचे आनाकानी करते हुए। तो कहीं ना कहीं संदेह का घेरा था। इससे साबित होता है कि आबकारी विभाग जो है इसमें लाल लपेट कर रहा है। जो मामला था, एक श्री राम एग्रीवेंचर फैक्ट्री, जो शराब फैक्ट्री है, जो विकासखंड एकेश्वर के मलेठी में स्थित है, तो वहां पर अवैध रूप से शराब का भंडारण वहां पर पाया गया था। उसकी सूचना मिली थी, जिसको लेकर वहां पर लोकसभा चुनाव के दौरान उस फैक्ट्री को सील भी किया गया था। हल्द्वानी का तराई पूर्वी वन विभाग जल्द अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा। अतिक्रमण को चिन्हित करने की कार्रवाई विभाग ने शुरू कर दी है। प्रभागीय वनाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि वन विभाग अतिक्रमण के खिलाफ पिछले 1.5 साल से लगातार कार्रवाई कर रहा है और उन्होंने बताया कि चिन्हित करने के बाद अतिक्रमणकारियों को सबसे पहले नोटिस दिया जाएगा और सभी वैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद अतिक्रमण हटाया जाएगा। जी, प्रभाग अंतर्गत वन भूमि पर जितना भी अतिक्रमण है उसमें लगातार वन विभाग द्वारा पिछले 1.5 साल से कार्रवाई की जा रही है। उसमें काफ़ी भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है। उसी के क्रम में अभी भी बहुत सारे स्थानों पे अतिक्रमण चिन्हीकरण की कार्रवाई की जा रही है और जैसे ही कार्रवाई हमारी पूर्ण होती है उन व्यक्तियों को नोटिस दिया जाएगा। नोटिस देने के उपरांत जो भारतीय वन अधिनियम 1927 है उसके प्राविधानों के तहत संपूर्ण लीगल प्रक्रिया पूरी करने के उपरांत निर्णय लिया जाएगा। उत्तरकाशी में बीते दिनों निजी स्कूल की वैन में लगी आग के बाद परिवहन विभाग अलर्ट हो गया है। परिवहन विभाग स्कूल बस और वैन का फायर सुरक्षा ऑडिट करने की तैयारी में जुट गया है। ऐसे में अब परिवहन विभाग स्कूली वाहनों के ड्राइवर को फायर उपकरणों के उपयोग की ट्रेनिंग दी जाएगी। यह ट्रेनिंग 100 के बैच में दी जाएगी। हालांकि उपकरणों की जांच के लिए समय समय पर चेकिंग अभियान भी चलाया जाता रहा है। उत्तरकाशी के नेटवाड़ में
एक स्कूल वैन में आग लग गई थी। आग लगने के बाद बच्चे तो उतर आए, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वैन पूरी तरह से जल गई। तो भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न हो, इसको कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं? तो उसके लिए हम लोग एक जो स्कूल के वाहन हैं, जैसे स्कूल वैन है, स्कूल के बस हैं, जिनसे बच्चों को ढोया जाता है, उनकी हम लोग फायर सेफ्टी ऑडिट करवाने जा रहे हैं। इसका मतलब होगा कि हम लोग गाड़ियों को चेक करेंगे, गाड़ी में फायर इक्विपमेंट लगे हैं कि नहीं ये भी देखा जाएगा। उत्तराखंड में लंबे समय से रेगुलर पुलिसिंग की जरूरत महसूस की जाती रही है। इस बीच कुछ कदम उठाए भी गए, नए थाने चौकियां खोली गई, पुलिस कर्मियों की तैनाती भी हुई, लेकिन अब हाईकोर्ट ने 1 वर्ष के अंदर राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर रेगुलर पुलिसिंग लागू करने के निर्देश दिए हैं। मामले में देहरादून की समाधान संस्था ने जनहित याचिका दायर किया था। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए रेगुलर पुलिसिंग के निर्देश दिए। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है कि हम कोर्ट के दिशा निर्देश पर काम कर रहे हैं। करीब 98% स्थानों पर रेगुलर पुलिसिंग लागू हो चुकी है। देखिए, फायदे की बात तो बहुत होगा, क्योंकि पुलिस जो है एक स्किल्ड फोर्स है, ट्रेंड फोर्स है, इन्वेस्टिगेशन के लिए सक्षम फोर्स है। कोई दूसरी एजेंसी अगर यही कार्य करेगी तो उस प्रोफेशनल दक्षता के साथ, जो व्यावसायिक दक्षता है, उसके साथ नहीं कर पाएगी। तो जाहिर सी बात है, कोई भी अगर अपराध होगा तो उसको रिकॉर्ड भी किया जाएगा। कई बारी ये सब तो पुलिस के जो रेवेन्यू एरिया में जो विलेजेस हैं और वहाँ पे जो पुलिस संबंधी चुनौतियाँ हैं अभी, तो ये जो रेगुलर पुलिसिंग में जब ये सब आएंगे तो ये सब चीज़ें ठीक होंगी। तो ये मेरा मानना है कि सिस्टम ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा। आजकल IT का भी ज़माना है, आप जानते हैं, जगह जगह CCTV कैमरे लग गए हैं। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बढ़ती गर्मी के साथ ही पेयजल का संकट भी गहराने लगा है। एक तरफ जहां बढ़ती गर्मी लोगों के पसीने छुड़ा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पेयजल के संकट से आम जनता खासी परेशान भी होती हुई नजर आ रही है। देहरादून में पेयजल संकट से निपटने के लिए शासन प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि गर्मियों की शुरुआत में ही हमने एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है। ऐसे में पेयजल से संबंधित इन दिनों जितनी भी शिकायतें प्राप्त हो रही है, उनका निस्तारण समय पर किया जा रहा है। नहीं, हम लोगों ने जैसे स्टार्टिंग में ही, जैसे ही गर्मी का सीज़न स्टार्ट हुआ था, हम लोगों ने पेयजल के लिए हमारे यहाँ पे कंट्रोल रूम चालू कर दिए थे। एक विभाग का है, एक हमारे विकास भवन में है और एक हमारा DICCC का जो कंट्रोल रूम है, जहाँ टोल फ्री नंबर है, उसका है। इसमें जो भी कंप्लेंट्स आती हैं डेली बेसिस पे, वो हम मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा जो अलग अलग स्रोतों से जहाँ से भी हमारे पास शिकायतें आती हैं, हम लोग उसका निस्तारण करते हैं। चारों धामों में इन दिनों रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। चारों धामों के लिए किसी भी यात्री वाहन को बिना ग्रीन कार्ड के आगे जाने की अनुमति नहीं है। देहरादून के RTO सुनील शर्मा ने कहा कि अब तक 23,000 वाहनों के ग्रीन कार्ड बन चुके हैं। उन्होंने बताया कि पिछले साल पूरी यात्रा के दौरान 25,800 वाहनों के ग्रीन कार्ड बने थे। बता दें कि वाहनों के ग्रीन कार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया के दौरान उनकी टेक्निकल जांच की जाती है, ताकि वह पहाड़ी रास्तों पर चलने के लिए फिट है या नहीं। यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से इन्फोर्समेंट और रेगुलेशन किया जाए, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा 4 हाईटेक चेक पोस्टें बनाई गई हैं, जो ये 4 मुख्य रूट हैं उन पर, जैसे बाड़वाला में, कुठाल गेट में, ब्रह्मपुरी में और भद्रकाली में। यहाँ पर हम गाड़ियों की चेक करते हैं कि क्या गाड़ी को ग्रीन कार्ड इशू है कि नहीं है, और जो भी यात्री बैठे हैं वो पूरी तरह पंजीकृत होने चाहिए और उनके दर्शन की डेट 2 दिन के अंदर होनी चाहिए। रुड़की गंग नहर में 2 शव मिलने का मामला सामने आया है। शव को बहते देखकर युवक ने शव को बाहर निकाला। खोजबीन करने पर पता चला कि शव मां और बेटे का है। दोनों उत्तर प्रदेश के बिजनौर से पिरान कलियर आए हुए थे। बेटा काफी दिनों से बीमार चल रहा था, जिसके चलते उसकी मां भी मानसिक रूप से तनाव में रहती थी। काफी दिनों से वह पिरान कलियर क्षेत्र में नहीं दिखाई दे रहे थे। मृतकों के परिजनों को जानकारी दे दी गई है और शवों के पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये कलियर से लापता थे 10 दिन से,
ये दोनों माँ बेटे थे, इन दोनों ने हाथ बांध रखा था, दोनों हाथ बांधे कूदे। इन बेटे ही दिमाग से मेंटल था, बेटे चक्कर नहीं माँ कूदी हाथ बांधे। ये बिजनौर से रहने वाले कलेर हाजिरी पे आए हुए थे। 2 नंबर सूचना मिली थी, मंगलोर थाने में फोन आया था। पहले बात तो पूरी दुकान से उधर से पार्क से बैठते हुए गई है। इससे घर वालों का नंबर आया था, मेरे घर वालों को बात करी है, घर वालों ने तब पहचान करी तो हमारी इन दोनों ने अपने बताई, तो आपस में डाम पे जाते इनकी बॉडी निकाली दोनों की। मसूरी के पास पर्यटन स्थल कैंपटी बाजार में पिछले कई दिनों से पेयजल की समस्या बनी हुई है, जिस कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जल निगम के अधिकारियों ने सब पेयजल आपूर्ति को जल्द बेहतर करने का आश्वासन देने के बाद भी पेयजल आपूर्ति को सुचारू नहीं किया, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। बुधवार को कैंपटी में कनिष्ठ उप प्रमुख विकासखंड जौनपुर के नेतृत्व में हुई में तय किया गया कि अगले 2 दिनों तक अगर कैंपटी बाजार में पेयजल की आपूर्ति नहीं की जाती है तो एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। कई पिछले महीनों से विभाग से लगातार बात हो रही है, मसूरी अधिशासी अभियंता से भी बात चल रही थी एवं चंबा टीरी वाले अधिशासी अभियंता से भी बात चल रही थी, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकल पा रहा था। तो परसों जो ज्ञापन हमने दिया और आज हमने एक जनसभा एकत्रित की तो उससे बड़ा फर्क पड़ा। इन्होंने विभाग ने अभी फिलहाल के लिए पाइपलाइन जोड़ दी है और 1-2 दिन में पानी देने की संभावना जताई है। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर के पैदल मार्ग क्षेत्र में हुई अज्ञात महिला हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। महिला को उसके लिव इन पार्टनर ने मारकर खाई में फेंक दिया था। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि मृतका का उससे अपनी पत्नी को छोड़ अलग रहने को लेकर झगड़ा करती थी, जिसकी वजह से उसने हत्या की घटना को अंजाम दिया। मुआयना किया गया, वहाँ के जो सर्कमस्टेंसेस थे उसको देखा गया तो ये बात प्रकाश में आई थी कि इस युवती को गला दबा के और उसके कुछ खरोंचों के निशान इसमें थे। इसके बाद इसकी हत्या की गई है और उसको एक एक्सीडेंट का रूप दिया गया है। ये बात जब हम लोगों के संज्ञान में आई थी तो इंस्पेक्टर कोतवाली हरिद्वार के द्वारा स्वयं इसमें वादी बन के इसमें पुलिस की ओर से अभियोग पंजीकृत किया गया था 302 में। इसकी जब विवेचना हम लोगों ने आगे बढ़ाई और जो जितने भी वहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस हैं, जितने वहाँ पर और लोगों से बातचीत हुई, इससे पता लगा कि ये युवती एक दिन पूर्व उस मनसा देवी मार्ग में एक कपल के साथ जाती हुई दिखाई दी थी। देवप्रयाग श्रीनगर हाईवे में बागवान के पास एक ट्रक और मैक्स वाहन की आपस में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में मैक्स चालक समेत कुल 11 लोग घायल हो गए, जिनमें 5 की हालत नाजुक बनी हुई है। सभी घायलों को उपचार के लिए बेस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए एक व्यक्ति को हायर सेंटर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि मैक्स वाहन में सवार यात्री बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा कर ऋषिकेश की ओर निकले थे, तभी बागवान के ट्रक से मैक्स वाहन की भिड़ंत हो गई। आज सुबह एक बागवान के पास एक दुर्घटना हुई जिसमें हमारे इमरजेंसी विभाग में मास कैजुअल्टी आई और 11 मरीज हमारे पास इमरजेंसी में आए थे। तो हमारे सभी मेडिकल टीम ने, सर्जरी ने, ऑर्थोपेडिक्स ने, ईएनटी ने, ऑफ्था ने, सभी ने उनका ट्रीटमेंट किया। अधिकतर की स्थिति जो है वो अंडर कंट्रोल है और एक जो मरीज है उसकी स्थिति थोड़ी गंभीर है, उसको हम हायर सेंटर भेज रहे हैं। आज सुबह भीषण गर्मी की मार झेल रहे कोथली कुचरानी भिड़ेत के ग्रामीणों को इन दिनों बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। ग्रामीण 7 से 10 किलोमीटर दूर पेयजल के पानी का ढुलान कराने को मजबूर हैं। गांव क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध हो सके, इसके लिए ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त पेयजल पाइपलाइन की मरम्मत और पानी का टैंकर लगाने को लेकर नरेंद्र नगर तहसील पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। तहसीलदार अयोध्या प्रसाद उनियाल ने जल संसाधन के अभियंता को ग्रामीणों के पेयजल संकट को तत्काल दूर करने और क्षतिग्रस्त पेयजल पाइपलाइन की तुरंत मरम्मत करने के निर्देश दिए हैं। आए सर और हमारे गांव में पानी 15 दिन से नहीं आ रहा और हम ये साहब के पास साहब के पास आके उन्होंने आश्वासन दिया था कल से टैंकर कल से पानी आ जाएगा, आज लैब को जोड़ देंगे। अगर नहीं आएंगे नहीं होगा तो हम फिर आएंगे। ग्रामवासियों का जो कहना है कि 82 की जो लाइन बनी है वो काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त है।
जिससे पानी की सप्लाई पूरी इनको प्रॉपर नहीं हो पा रही है। इनके हमारा अभियंता यहाँ पर आ रखे हैं, इनको बुलाया गया अभी, तो इनके द्वारा कहा गया कि मैं पानी आज शाम तक मैं व्यवस्था करवाता हूँ और बाकी से जो आपूर्ति होनी है उसके लिए टैंकर की भी व्यवस्था की जा रही है। पौड़ी में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में किया गया। बैठक के दौरान परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया कि सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करें। साथ ही सभी उप जिलाधिकारी पुलिस प्रशासन को निर्देश जारी किए गए हैं कि जो भी शराब पीकर वाहन चलाता है उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्रैश बैरियर लगाने का काम किया जा रहा है। अप्रैल तक हमारे अभी के जो एक्सीडेंट्स का नंबर है वो 14 का नंबर है और फॉर्चुनेटली लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली कैजुअलिटीज का, एक्सीडेंट्स का और घायलों का नंबर डाउन हुआ है। और साथ ही एनफोर्समेंट जो बढ़ाया जाना है, एनफोर्समेंट भी हमारा बढ़ा हुआ है। पुलिस के चालानों की संख्या 11,000 से ज़्यादा है, जो लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली ज़्यादा है। सिमिलरली आपका परिवहन विभाग के भी जो चालान है वो डबल से भी ज़्यादा है। तो हमारा एनफोर्समेंट अवेयरनेस से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज भी हो रही हैं। अप्रैल तक हमारे अभी न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।